morning. Chalo, we'll be starting with a revision of a new chapter, which is Goods and Service Tax (GST). चैप्टर बहुत ही सिंपल है, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है, पहले एक बार वो क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो जीएसटी क्या है, जीएसटी क्यों कलेक्ट किया जाता है, एक बार वो समझ लेते हैं। नाउ लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन वेयर वन पर्सन इज selling goods to another person. Selling goods मतलब selling a product, any sort of product. Let it be a mobile phone or a laptop or a car, any sort of product. So let us say there is person A and there is person B. Person A is selling a car to, let's say, person B. मान लो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेट अस से कि पर्सन ए ने डिसाइड किया है दैट ही विल सेल इट्स कार फॉर रुपीज 5 लाख, फॉर रुपीज 5 लाख। नाउ ये जो पर्सन भी है, ये गाड़ी अगर खरीद रहा है तो बदले में ये पैसा देगा। तो क्या होगा यहाँ पे, पर्सन ए विल गिव हिज कार, वेर एज पर्सन बी विल गिव मनी टू पर्सन ए, बराबर। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स, जब भी ए बी को कोई प्रोडक्ट अगर बेचेगा, ए अगर बी को कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो बी से प्रोडक्ट का प्राइस तो लेगा ही लेगा, मतलब 5 लाख रुपए तो लेगा ही। तो ए को 5 लाख रुपए तो कलेक्ट करने ही बी से। उसके अलावा ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो बी से पैसा कलेक्ट करेगा, तो पैसा कलेक्ट करते समय वो जीएसटी भी कलेक्ट करेगा। जीएसटी इज नथिंग बट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स विच पर्सन ए हैज टू कलेक्ट फ्रॉम पर्सन बी। तो बी को जब पेमेंट करना है, तो वो ए को 5 लाख रुपए तो लेगा, मतलब 5 लाख रुपए तो देगा ही देगा विद रिस्पेक्ट टू कार का प्राइस। तो कार का प्राइस 5 लाख रुपीज है, इसलिए उतना तो देगा। प्लस इसमें एक नया कंपोनेंट ऐड होगा विच इज जीएसटी। दिस इज टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बी जब पेमेंट करेगा, तो वो दो चीजों का पेमेंट करेगा, एक प्रोडक्ट का प्राइस विच वॉज 5 लाख रुपीज, एंड दूसरा विच इज जीएसटी, मतलब टैक्स का अमाउंट। अब टैक्स का अमाउंट कितना कलेक्ट करना है, किस प्रोडक्ट पे टैक्स का अमाउंट कितना होगा, वो गवर्नमेंट पहले से डिसाइड कर चुका है कि ये कोई प्रोडक्ट है, इस पे 5% का जीएसटी होगा, किसी पे 12% होगा, किसी पे 18% होगा। तो लेट्स से मान लो ये जो एग्जांपल हमने कंसिडर किया है, लेट अस से कि इसमें रेट ऑफ जीएसटी इज, लेट अस से 12%। मान लो कि रेट ऑफ जीएसटी 12% है। अब देखते हैं कि पूरा ट्रांजैक्शन फ्लो कैसे होगा, कौन किसको कितना पैसा देगा और कितना पैसा किसको मिलेगा। तो ए ने बी को कार दिया, उस कार का प्राइस था 5 लाख रुपीज। अब जब बी ए को पैसा देगा, बी ए को अगर पैसा देगा, तो पैसे के दो कंपोनेंट्स हो गए। एक कंपोनेंट होगा कार का प्राइस 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए तो देना ही पड़ेगा। उसके अलावा बी देगा जीएसटी। अब जीएसटी कितना देना है, जीएसटी का परसेंटेज हमने कितना देखा था यहाँ पे क्वेश्चन में जीएसटी का परसेंटेज दिया है 12%। सो 12% ऑफ 5 लाख रुपीज, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है उसका 12%, मतलब 5 लाख रुपए का अगर आप 12% लोगे, दैट कम्स आउट टू बी 60,000 रुपीज। तो इफेक्टिवली बी को 5 लाख रुपए देने हैं और उसके अलावा 60,000 रुपीज भी देने, 5,60,000। इतना टोटल पेमेंट बी ए को करेगा। बी ए को टोटल कितना पेमेंट करेगा, 5,60,000 का। अब जब ए के पास, ए विल रिसीव 5,60,000 रुपीज फ्रॉम बी। अब लॉजिकली अगर देखा जाए, ए को तो सिर्फ 5 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, क्योंकि उसके गाड़ी का वर्थ कितना था, 5 लाख रुपीज। बट ए को मिला कितना, 5,60,000। ये जो एक्स्ट्रा 60,000 ए को मिला है, दैट इज टैक्स। वो ए का पैसा नहीं, वो किसका पैसा है, गवर्नमेंट का। टैक्स किसको जाता है, गवर्नमेंट को। तो अब ए क्या करेगा, ये 5,60,000 में से
60,000 रुपीज जो कि जीएसटी का अमाउंट है, ये ए देगा गवर्नमेंट को। तो ए बी से पैसा कलेक्ट करेगा, उसमें से गाड़ी का जो पैसा है, कार का जो प्राइस है 5 लाख रुपीज, वो खुद के पास ही रखेगा, वो उसका पैसा है। बट एक्स्ट्रा जो जीएसटी का पैसा है 60,000 रुपीज, वो किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। अब जीएसटी में भी दो टाइप्स के, मतलब कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन देखोगे तो जीएसटी में दो अलग अलग टाइप्स के टैक्स लगते हैं। वन इज सीजीएसटी एंड द अदर इज एसजीएसटी। सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर, सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल जीएसटी, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट जीएसटी। तो हमें पता है दो टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल मतलब नेशनल लेवल पे होता है। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब हर एक स्टेट का अपना अपना गवर्नमेंट होता है। तो भी जो भी जीएसटी का पैसा कलेक्ट होगा, ये जो 60,000 रुपीज गवर्नमेंट को जाने वाला है, अब क्वेश्चन ये आता है ये कौन से गवर्नमेंट को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? तो 60,000 रुपीज के दो पार्ट्स हो गए, दो इक्वल पार्ट्स हो गए। तो इसमें से 30,000 रुपीज will go towards central government and 30,000 rupees will go towards स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी जीएसटी कलेक्ट होगा और ए जब गवर्नमेंट को पैसा देगा, ए गवर्नमेंट को पूरा 60,000 दे देगा, तो उसमें से 30,000 जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 30,000 जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। अब इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से इन सेकंड एग्जांपल वापस सेम टाइप का ट्रांजैक्शन हो रहा है। ए बी को कार दे रहा है, कार का प्राइस था वापस 5 लाख रुपीज, बट ए ने बी को क्या बोला कि I'll sell you the car not at 5 लाख रुपीज, बट I'll give you some sort of discount। तो ए ने डिसाइड किया कि ए बी को डिस्काउंट देगा, लेट्स से 1 लाख रुपीज का। अगर ए बी को डिस्काउंट दे रहा है 1 लाख रुपीज का, तो इफेक्टिवली कार 5 लाख में नहीं बेची जा रही है, कार सिर्फ 4 लाख में बेची जा रही है। 5 लाख रुपीज वॉज द प्राइस ऑफ द कार, माइनस 1 लाख डिस्काउंट। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो हो रहा है कितने रुपीज पे हो रहा है? एट 4 लाख रुपीज। ये हो गया तुम्हारा ट्रांजैक्शन। तो ए को कितना पैसा मिलने वाला है फॉर द कार? ओनली 4 लाख रुपीज एंड नॉट 5 लाख रुपीज, क्योंकि 1 लाख का डिस्काउंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब अगर हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है, जैसे हमने देखा था, ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी कार का पैसा तो कलेक्ट करना ही करना बी से, उसके साथ जीएसटी भी कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा ए को गवर्नमेंट को देना है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जीएसटी का जो रेट था 12%, वो 12% 5 लाख पे कैलकुलेट होना चाहिए या 4 लाख पे? तो यहाँ पे जीएसटी 5 लाख पे कैलकुलेट नहीं होगा, 4 लाख पे होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन किस वैल्यू पे हो रहा है? 4 लाख पे हो रहा है, ना कि 5 लाख पे। तो 4 लाख का 12% विल बी 48,000। तो इफेक्टिवली ए विल रिसीव ए विल रिसीव 4,48,000 रुपीज फ्रॉम बी। 4 लाख रुपए कार के मिलेंगे और 48,000 रुपीज जीएसटी मिलेगा। इसमें से 4 लाख रुपए एक खुद अपने पास रखेगा, बट ये जो 48,000 रुपीज है एक किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। तो इसमें से 48,000 जब गवर्नमेंट को पे करेगा, तो वापस उसके दो पार्ट्स हो गए। 24,000, 48,000 का आधा 24,000 विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सीजीएसटी, एंड 24,000 विल गो टू स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ एसजीएसटी। तो अगर डिस्काउंट दिया है क्वेश्चन में, तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो प्राइस आएगी, उस प्राइस पे तुम्हें जीएसटी कैलकुलेट करना है, ना कि ओरिजिनल प्राइस पे। ये जो 4 लाख रुपए है, दिस इज नोन एज टैक्सेबल वैल्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सेबल वैल्यू। इसको टैक्सेबल वैल्यू क्यों बोला जाता है? क्योंकि टैक्स इसके ऊपर कैलकुलेट होने वाला है, ना कि 5 लाख रुपए पे। तो डिस्काउंट हटाने के बाद जो प्राइस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू। उस टैक्सेबल वैल्यू पे हम लोग जीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोई एग्जाम्पल में जो डिस्काउंट है वो रुपीस टर्म्स में ना देते हुए परसेंटेज टर्म्स में दे देंगे। नाउ लेट अस से अगेन, मान लो कार का प्राइस वापस लेते हैं हम लोग 5 लाख रुपीस, और इस बार ए ने बी को ऑफर किया डिस्काउंट, नॉट इन रुपीस टर्म्स बट इन परसेंटेज टर्म्स। लेट्स से ए ए ने बी को ऑफर किया डिस्काउंट ऑफ
25%। लेट अस से कि डिस्काउंट है 25%। अब अगर मुझे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, अगर मुझे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो मैंने क्या करना चाहिए, 25% ऑफ 5 लाख रुपीज, क्योंकि 5 लाख रुपए पे 25% का डिस्काउंट है, मतलब 25% ऑफ 5 लाख रुपीज, दिस गिव्स मी 25/100 इंटू 5 लाख। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे दिस कम्स आउट टू बी 1,25,000। तो रुपीस टर्म्स में डिस्काउंट कितना होगा, 1,25,000। मतलब ट्रांजैक्शन जो कंप्लीट होगा, जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा तो 5 लाख में से 1,25,000 का डिस्काउंट अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 3,75,000 रुपीज। तो ए जब बी को कार देगा तो कार वो एक्चुअली 5 लाख रुपए में दे रहा है कि 3,75,000 में दे रहा है, 3,75,000 में, क्योंकि 125 का तो डिस्काउंट है। तो ये जो 3,75,000 है दिस इज नोन एज टैक्सेबल वैल्यू, या फिर इसको कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू क्यों बोला इसको, क्योंकि डिस्काउंट हटाने के बाद ये वैल्यू है। जनरल टर्म्स में हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू। अब ये जो 3,75,000 का हमने कैलकुलेशन किया, हमने कैसे किया है, सबसे पहले तो हमने 25% ऑफ 5 लाख डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया। तो डिस्काउंट कितना है, 1,25,000। तो 5 लाख में से 1,25,000 माइनस कर दिया तो टैक्सेबल वैल्यू कितना बचा, 3,75,000। ये जो 3,75,000 है, ये कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, तो जिसमें तुम्हें डिस्काउंट अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब टैक्सेबल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऑल्टरनेट तरीका क्या है यहाँ पे, सो टैक्सेबल वैल्यू विल बी, अब लॉजिकली सोचो, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 25%। टोटल 100% है, टोटल प्राइस जो है वो 100% है। 100% में से 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब 100% में से 25% की छूट है, तो बचा कितना, 75%। मतलब ट्रांजैक्शन एक्चुअली 75% पे ही हो रहा है, ना कि पूरे 100% पे। तो हम लोग क्या करेंगे, टू कैलकुलेट टैक्सेबल वैल्यू और डिस्काउंटेड वैल्यू, व्हाट वी कैन डू इज 75% ऑफ 5 लाख। डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, 75% किसका लेना है, 5 लाख का। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट कितना था, 25%। तो 100 में से 25 गया, कितना परसेंट बचा, 75%। मतलब डिस्काउंट हटाने के बाद प्राइस कितना बचने वाला है, ओनली 75%। तो अगर 75% ऑफ 5 लाख कैलकुलेट करोगे तो ये भी कितना आएगा, 3,75,000। तो हम लोग टैक्सेबल वैल्यू को डायरेक्टली ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्काउंट अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अब जब जीएसटी कैलकुलेट होगा तो जीएसटी किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, ये 3,75,000 पे। तो इसका 12% अगर कैलकुलेट करोगे तो तुमको मिलेगा फाइनली जीएसटी, जिसके वापस दो पार्ट्स आएंगे, एक होगा सीजीएसटी, एक होगा एसजीएसटी। तो ये दूसरा वाला केस क्लियर है, जहां पे डिस्काउंट दिया जाएगा तो डिस्काउंट हटाना है, डिस्काउंट हटाने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसको हम लोग उसको बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू, और उसी के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ए बी को कार दे रहा है एट 5 लाख रुपीज, प्लस जीएसटी मान लो 12% है, तो 5 लाख का 12% 60,000 रुपीज। तो यहां पे जो बी टोटल पैसा देगा, बी टोटल कितना पैसा देगा, 5 लाख प्लस 60,000। तो बी टोटल पेमेंट करेगा 5,60,000 का टोटल पेमेंट डन बाय बी। तो इसमें पहला टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है कि बी को टोटल कितना पैसा देना है, तो गलती से 5 लाख मत बोलना, बी को टोटल कितना पैसा देना है, 5,60,000। 5 लाख कार का प्राइस प्लस 60,000 जीएसटी। अब मान लो इसमें एक और ट्रांजैक्शन ऐड कर देते, लेट्स से ये सेम कार बी आगे सेल कर रहा है किसी और को, बी ने सेम कार किसी और को सेल की। अब बी क्या कर रहा है, उसने खरीदी कितने में थी, 5 लाख में, पैसा कितना दिया, 5,60,000, बट कार का वैल्यू कितना था, 5 लाख रुपए। तो बी क्या सोच रहा है, मैंने अगर कार 5 लाख में खरीदी
और अगर मुझे 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो बी आगे जब कार सेल करेगा, मान लो बी ने कार सेल की सी को, तो बी जब कार सेल करेगा, तो बी कितने में सेल करेगा? 6 लाख रुपए, क्योंकि 5 लाख में उसने खरीदी। ध्यान देना, मैं कार के वैल्यू की बात कर रहा हूं, ना कि पेमेंट की बात कर रहा हूं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पेमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द कार। तो बी के लिए कार का वैल्यू कितना था? 5 लाख रुपए। अब बी को 1 लाख का अगर प्रॉफिट कमाना है, तो बी क्या करेगा? 5 लाख में 1 लाख जोड़ देगा, बराबर। तो कितना आया? 6 लाख रुपए। तो बी आगे ये कार कितने में देगा? 6 लाख रुपए में। अब सेम, जैसे ए ने बी से जीएसटी कलेक्ट किया था, सेम वे में बी अब सी से जीएसटी कलेक्ट करेगा। तो जब बी सी को कार देगा 6 लाख रुपए की, तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सी से 6 लाख रुपए तो लेने ही पड़ेगा कार के प्राइस के, बट उसके अलावा जीएसटी का पैसा भी लेना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करेगा बी? इसमें जीएसटी ऐड कर देगा। वापस कितना परसेंट? 12%। 12% ऑफ व्हाट? 6 लाख रुपीज। क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन कितने पे हो रहा है? 6 लाख रुपए पे हो रहा है, ना कि 5 लाख रुपए पे। 5 लाख तो पुराना ट्रांजैक्शन वैल्यू था। इस बार ट्रांजैक्शन कितने पे हो रहा है? 6 लाख रुपए। तो 6 लाख का 12% अगर लोगे, दैट कम्स आउट बी 72,000। तो टोटल पेमेंट डन बाय सी, सी बी को टोटल कितना पैसा देगा? पेमेंट डन बाय सी, सी 6 लाख रुपए तो देगा ही कार के, उसके अलावा सी को 72,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो सी टोटल कितना पैसा देगा? 6,72,000 रुपीज। तो इसमें सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है कि सी को टोटल कितना पैसा देना पड़ा फॉर द कार। तो सी को टोटल कितना पैसा देना पड़ा? 6,70,000, 72,000 रुपीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ए ने 60,000 का जीएसटी कलेक्ट किया था यहाँ पे, तो ये 60,000 रुपीज ए गवर्नमेंट को देगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि बी गवर्नमेंट को कितना जीएसटी देगा? ये जो बी है, ये गवर्नमेंट को कितना जीएसटी देगा? बी ने जीएसटी कलेक्ट कितना किया है? 72,000। तो हमारे दिमाग में थॉट क्या था कि पूरा का पूरा 72,000 वो गवर्नमेंट को देगा, बट नहीं। बी ने कलेक्ट कितना किया? 72,000। बट बी ऑलरेडी 60,000 का जीएसटी पे कर चुका है ए को। वो 60,000 ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। तो इफेक्टिवली बी ने 72,000 का जीएसटी कलेक्ट तो कर दिया है, बट उसमें से 60,000 वो पुराने ट्रांजैक्शन में ऑलरेडी पे कर चुका है। तो अब नेट इफेक्ट के हिसाब से बी को 72,000 माइनस 60,000, सिर्फ 12,000 का जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है। कितना? ओनली 12,000 रुपीज। अब देखो बी का जब हम लोग जीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे, जीएसटी टू बी पेड बाय बी टू द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा? 72,000 माइनस, उसने पहले कितना जीएसटी पे किया था? 60,000। तो बी कितना रुपीस देगा? ओनली 12,000 रुपीज। अब इसके पीछे लॉजिक सुनो क्या है। बी को प्रॉफिट कितना चाहिए था? 1 लाख रुपए। बी को प्रॉफिट कितना चाहिए था? 1 लाख रुपए। मतलब सारे ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद बी के पास कितना पैसा बचना चाहिए? 1 लाख रुपए बचना चाहिए। लॉजिकली सोच के बताओ, बी ने जब ये कार ए से खरीदी थी, तो बी ने टोटल कितने का पेमेंट किया था? 5,60,000। तो बी के लिए एक्सपेंस कितना हो गया? 5,60,000, बराबर। अब जब बी ये कार खरीद रहा है, सॉरी, बी जब ये कार बेच रहा है, तो बी को पैसा कितना मिल रहा है? 6,72,000। बट 6,72,000 में से अगर 72,000 का पूरा जीएसटी अगर बी गवर्नमेंट को दे देगा, तो बी के पास पैसा कितना बचेगा? सिर्फ 6 लाख रुपए बचेगा। क्योंकि 672 में से 72 अगर उसने पूरा गवर्नमेंट को दे दिया, तो उसके पास कितना बचेगा? 6 लाख रुपए। तो बी के लिए इनकम कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए इनकम और 5,60,000 का खर्चा, तो बी का प्रॉफिट कितना होगा? सिर्फ 40,000 रुपीज। बट बी को प्रॉफिट चाहिए कितना था? पूरा 1 लाख रुपया, बराबर। इसीलिए लॉजिकली होता क्या है यहाँ पे, जब बी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा,
तो वो पूरा का पूरा 72,000 पे नहीं करेगा, 72,000 में से 60,000 माइनस करके सिर्फ 12,000 का जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा। तो इफेक्टिवली बी के पास 6,72,000 का पैसा कलेक्ट हुआ है, जिसमें से 12,000 रुपए का जीएसटी वो गवर्नमेंट को पे करेगा। कितना? ओनली 12,000, नॉट द कंप्लीट 72,000। तो बी के पास 672 में से 12 अगर गया तो 6,60,000 पैसा बचेगा। तो बी का इनकम कितना हो जाएगा? 6,60,000। अब अगर यहाँ पे मैं इनकम लिखता हूँ 6,60,000, इनकम 6,60,000, एक्सपेंस 5,60,000, तो बी के पास नेट कितना प्रॉफिट बचा? 1 लाख रुपए बच गया। ये ऐसे एक्चुअल ट्रांजैक्शन होता है। तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि जब मिडल पर्सन कोई अगर है जो किसी से खरीद रहा है और फिर आगे किसी को बेच रहा है, वो गवर्नमेंट को कितना जीएसटी देगा, अगर ये कैलकुलेट करने बोला है तो एकदम सिंपल है। उसने कार परचेस करते वक्त कितना जीएसटी पे ऑलरेडी कर दिया है? 60,000। जब वो कार परचेस कर रहा था तो वो 60,000 इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी ऑलरेडी दे चुका है ए को, जो ए ने गवर्नमेंट को दे दिया है। फिर जब वो कार सेल कर रहा है, तो कितना रुपीस जीएसटी कलेक्ट कर रहा है? जब उसने कार सेल की तो उसने 72,000 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट किया, बराबर। तो जितना जीएसटी उसने कलेक्ट किया माइनस जितना जीएसटी वो ऑलरेडी पे कर चुका है, तो सिर्फ बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट वो गवर्नमेंट को पास ऑन करेगा। तो 72,000 क्या है हमारा? अगर मुझे यहाँ पे फॉर्मूला बनाना होगा कि बी गवर्नमेंट को कितना जीएसटी का, 72,000 क्या है? जीएसटी ऑन सेल्स। 72,000 जो जीएसटी था वो किस पे था? जब बी ने कार बेची थी, तो जीएसटी ऑन सेल्स। 60,000 जो जीएसटी था वो कौन से ट्रांजैक्शन पे था? जब बी ने कार खरीदी थी। तो ये क्या है? जीएसटी ऑन परचेसेस। जीएसटी ऑन परचेस। तो नेट मुझे याद क्या रखना है कि अगर बीच में कोई पर्सन है जो खरीद भी रहा है और बेच भी रहा है, तो उसको गवर्नमेंट को जीएसटी कितना देना है? ओनली जीएसटी ऑन सेल्स माइनस जीएसटी ऑन परचेसेस। तो जब वो कार बेच रहा है उसका जीएसटी कैलकुलेट करो, जब उसने कार खरीदी थी उसका जीएसटी कैलकुलेट करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दैट विल गिव यू कि बी ने जीएसटी कितना देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो बी जीएसटी कितना देगा? ओनली 12,000 रुपीज। अब ये 12,000 रुपीज जो है, इसको कैलकुलेट करने का एकदम सिंपल एक और तरीका है, विच इज जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन। जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी ऑन प्रॉफिट। जीएसटी ऑन प्रॉफिट। बी को प्रॉफिट कितना चाहिए था? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया। गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि जितना तुम प्रॉफिट कमा रहे हो सिर्फ उसी का जीएसटी कैलकुलेट करो और उतना ही जीएसटी हमको दो। तो बी को प्रॉफिट कितना हो रहा था? 1 लाख रुपीस। जीएसटी का रेट कितना है? 12%। तो 1 लाख का अगर मैं 12% कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा? 12,000 रुपीज। तो बी गवर्नमेंट को जीएसटी कितना देगा? ओनली 12,000। तो तुम 12,000 का कैलकुलेशन इस फॉर्मूला से करो, या फिर डायरेक्टली जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन मतलब जीएसटी ऑन प्रॉफिट, कि बी को प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 लाख। 1 लाख का 12%, 12,000। तो बी सिर्फ 12,000 रुपए का जीएसटी गवर्नमेंट को देगा। दोनों तरीके से किया तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी तरीका बेटर है। बट ये वाला तरीका ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा क्लियर है, तो मैं सजेस्ट करूंगा ये तरीका यूज करो। ये सिर्फ आप एंड में चेक करने के लिए शॉर्टकट में ये कर सकते हो। दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं। बस इसी के अराउंड नए नए टाइप के कुछ क्वेश्चन है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चंस। मैंने क्या किया है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में से सेलिनी का जो टेक्स्ट बुक है उसमें से मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं लिए, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन लिया है, ताकि क्या हो जाएगा, सारे टाइप के क्वेश्चंस एक एक बार रिवाइज हो जाएंगे। तो हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए। टोटल हम लोग सिर्फ 12 क्वेश्चंस करेंगे। ये 12 क्वेश्चंस के अलावा और कुछ नहीं करना है। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसमें सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन कवर्ड है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ डीलर इन अ सिटी buys some goods worth rupees 6,000 from the same city। गुड्स कितने के? 6,000 रुपीज। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज टैक्सेबल वैल्यू? दिस इज कॉल्ड एज टैक्सेबल वैल्यू। क्यों? क्योंकि टैक्स इसके ऊपर कैलकुलेट होगा। गुड्स का प्राइस जितना है, जैसे कार का प्राइस अगर 5 लाख रुपए था
तो टैक्सेबल वैल्यू 5 लाख हो गया। बट अगर डिस्काउंट 1 लाख रुपए दे दिया तो 5 लाख - 1 लाख, 4 लाख वहां पे टैक्सेबल था। तो यहाँ पे गुड्स का प्राइस 6 लाख रुपए है, तो टैक्सेबल वैल्यू हो गया 6 लाख रुपया। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड हाउ मच विल द डीलर पे फॉर द गुड्स बॉट। ये जो डीलर है, ये जो डीलर है, ये गुड्स खरीद रहा है। गुड्स का प्राइस कितना है? 6 हजार रुपये। तो क्या ये गुड्स खरीदते वक्त, मतलब परचेस करते वक्त, सिर्फ 6 हजार रुपये देगा कि इसको 6 हजार के साथ साथ जीएसटी भी देना पड़ेगा? जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो उन्होंने वही पूछा है, फाइंड हाउ मच विल द डीलर पे। तो डीलर टोटल कितना पैसा देगा? तो डीलर दो टाइप के पैसे देगा, मतलब दो कंपोनेंट्स में पैसा देगा। एक तो गुड्स का प्राइस 6 हजार रुपये है, तो 6 हजार रुपये तो देना ही है, प्लस उसके अलावा 18% का जीएसटी भी देना पड़ेगा डीलर को। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे दिखाना है? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कितना है? ₹6,000। फिर लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 18%। अब हम लोग जीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे। देयरफॉर जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ 6,000। 6 हजार गुड्स का प्राइस है, उसका 18% कैलकुलेट करोगे तो जीएसटी आएगा। तो ये हो जाएगा 18% ऑफ जी 6,000। कैसे करोगे? 18/100 मल्टीप्लाई बाय 6,000। तो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 18 × 60 अगर करोगे, दिस इज ₹1080। ये आ गया जीएसटी। तो एज अ डीलर, वो जो डीलर है, उसको 6 हजार रुपये तो देने ही पड़ेगा क्योंकि उसने 6 हजार के गुड्स खरीदे। प्लस जब वो गुड्स खरीदेगा तो पैसे देते टाइम उसको एक्स्ट्रा ₹1080 पे करना पड़ेगा। देयरफॉर टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय द डीलर। इसमें दो चीज आएगी, एक वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स का जो पैसा है वो, प्लस जीएसटी का पैसा, टैक्स का पैसा। गुड्स का वैल्यू कितना था? ₹6,000। प्लस टैक्स का पैसा कितना था? ₹1080। तो ये हो जाएगा ₹7080। अब इसी एग्जांपल को अगर मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू करता हूँ, लेटर से ये जो डीलर है, डीलर ने किससे गुड्स खरीदे हमको नहीं पता। लेटर से डीलर ने गुड्स परचेस किए। किससे परचेस किए? मान लो मिस्टर एक्स किसी से तो भी परचेस की। तो डीलर जब गुड्स परचेस कर रहा है तो गुड्स का प्राइस तो 6 हजार रुपये है, प्लस उसमें जीएसटी लगेगा। अभी अभी हमने देखा जीएसटी कितना है? 1080। तो डीलर को टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा? 7080। तो ये जो मिस्टर एक्स है, इसको टोटल पैसा कितना मिला? ₹7080। बट इसमें से सिर्फ 6 हजार रुपये इसके, क्योंकि इसके गुड्स कितने के थे? 6 हजार के। बचा हुआ जो 1080 है, जो इसने कलेक्ट किया है फ्रॉम डीलर इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, मिस्टर एक्स किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा, क्योंकि जीएसटी टैक्स किसका होता है? गवर्नमेंट को। तो ये जो 1080 है, ये मिस्टर एक्स किसको देगा? ही विल पे इट टू दी गवर्नमेंट इन टू सेपरेट पार्ट्स। 1080 का आधा करोगे तो 540 आएगा, और ये भी 540। एक पार्ट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ सीजीएसटी, एक पार्ट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ एसजीएसटी। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, टोटल इनवॉइस वैल्यू ऑफ अ कार सोल्ड इन द सेम सिटी इज ₹281.60। ये जो 281.60 है, दिस इज टोटल इनवॉइस वैल्यू, दिस इज नॉट टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू में जब जीएसटी ऐड होता है तो जो वैल्यू बनता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इनवॉइस वैल्यू। जैसे मतलब ये वाला जो एग्जांपल था, इसमें टैक्सेबल वैल्यू में हमने जब जीएसटी ऐड किया तो कितना बना? 7080। इसको बोला जाता है टोटल
इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस का मतलब होता है बिल। इनवॉइस का मतलब क्या होता है? बिल। तो लॉजिकली जब बिल बनेगा तो बिल तो पूरा 7080 का बनेगा, क्योंकि डीलर कितना पैसा पे करने वाला है? 7080। तो बिल भी उतने का ही बनेगा। तो इनवॉइस वैल्यू इज नथिंग बट टैक्सेबल वैल्यू प्लस द जीएसटी विल गिव यू इनवॉइस वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो 281.6 रुपीज है, दिस इज एडिशन ऑफ टू थिंग्स। वन इज टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। हमको नहीं पता टैक्सेबल वैल्यू कितना है, हमको ये भी नहीं पता कि जीएसटी कितने रुपीज है। हमको सिर्फ इतना पता है दोनों का टोटल कितना है, 281.6। रेट ऑफ जीएसटी इज 28%। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी फॉर दिस टॉय कार। तो पहले तो जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। इनवॉइस वैल्यू इज इक्वल टू 281.60 रुपीज। रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28%। ध्यान देना, जीएसटी हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, ना कि इनवॉइसेबल पे। 28% किसका लेना है? टैक्सेबल वैल्यू का। बट हमको टैक्सेबल वैल्यू पता ही नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। टैक्सेबल वैल्यू हमको निकालना है, तो लेट अस से टैक्सेबल वैल्यू इज रुपीज एक्स। हमने टैक्सेबल वैल्यू को कितना कंसिडर किया? एक्स। तो अगर मुझे जीएसटी कैलकुलेट करना है तो जीएसटी क्या हो जाएगा? 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, मतलब 28% ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा 28x अपॉन 100। तो यहां पे जीएसटी कितना आएगा? 28x अपॉन 100। अब टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी अगर करोगे तो इन दोनों को मिला के तुमको क्या मिलेगा? इनवॉइस वैल्यू मिलेगा, बराबर। तो यहां पे हम लोग अगला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? इनवॉइस वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। इनवॉइस वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 281.6। तो यहाँ पे हम लोग देख देंगे 281.60। टैक्सेबल वैल्यू कितना था? एक्स। प्लस जीएसटी कितना था? 28x अपॉन 100। क्या 28/100 ये जो है, दिस इज नथिंग बट 0.28। 28/100 कितना होता है? 0.28। तो 0.28x ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना है, इसको फ्रैक्शन में रखना है, फ्रैक्शन में रखा तो भी चलेगा। तो लेट अस से इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, जीएसटी के जगह पे हमने लिख दिया 28x अपॉन 100। लेफ्ट साइड में 281.6 वैसे ही रहेगा। राइट साइड में डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 100 इंटू एक्स, 100x प्लस 1 इंटू 28x, 28x होल डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100, 100। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा? लेफ्ट साइड में रहेगा 281.60 इक्वल टू 100x प्लस 28x विल गिव यू 128x डिवाइडेड बाय 100। अब सिंपल है, 100 यहां जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। राइट साइड में अगर डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा। तो 281.60 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 128x। 128 यहाँ आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। तो फाइनली x का वैल्यू क्या होगा? 281.60 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 128। सो x इज इक्वल टू 281.60 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे दो जीरो है, तो यहाँ पे डेसिमल भी दो से शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28160 डिवाइडेड बाय 128। अब कुछ नहीं करना है, 28,160 को डिवाइड करना है 128 से। तो रफ में हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। 28,160 को डिवाइड करना है 128 से। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मान लो अभी 8 से डिवाइड करके देखते हैं कि दोनों 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 इंटू 1 8, 12 में से 8 गया, 4 बचा, 48 होगा। फिर 8 इंटू 6 48, ऊपर 8 3 ज़ा 24, 28 से 24 गया, 4 बचा। 4 के आगे
ये 1 लगेगा तो 41 हो जाएगा। फिर 8 × 5 40, 41 से 40 गया, 1 बचा। 1 के आगे 6 लगेगा तो 16 हो जाएगा। तो 8 × 2 16, 16 - 16 0, और एंड में ये जो जीरो बच गया वो वैसे का वैसा रहेगा, बराबर। अब 3520/16, चलो ये डिवाइड करके देखते हैं। 16 × 1, 16 × 2 32, 35 से 32 गया, 3 बचा। 3 के आगे 2 लगेगा तो वापस 32 होगा। तो 16 × 2 32, और एंड में 0। तो टैक्सेबल वैल्यू का मतलब एक्स का वैल्यू कितना रहा यहाँ पे, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ₹220। एक्स क्या था, हमने एक्स को क्या अज्यूम किया था, टैक्सेबल वैल्यू। मतलब यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया, 220। टैक्सेबल वैल्यू आ गया ₹220। क्वेश्चन में हमको टैक्सेबल वैल्यू भी निकालना था, सीजीएसटी भी निकालना था, और एसजीएसटी भी निकालना था। अब एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। हमारा इनवॉइस वैल्यू का इक्वेशन क्या है, इनवॉइस वैल्यू इज नथिंग बट टैक्सेबल वैल्यू प्लस द जीएसटी। अब इनवॉइस वैल्यू 281.6 था, टैक्सेबल वैल्यू अभी अभी हमने देखा 220 आया है, प्लस जीएसटी। तो 220 अगर यहाँ आएगा तो माइनस होगा। मतलब अगर मुझे जीएसटी कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना है, जो भी मेरा इनवॉइस वैल्यू है 281.60, उसमें से ये माइनस होगा। मतलब टैक्सेबल वैल्यू अगर माइनस कर दूंगा तो जीएसटी कितना होगा, 61.60 रुपीज। दिस विल बी द फाइनल अमाउंट ऑफ जीएसटी। बट उन्होंने जीएसटी नहीं पूछा है, उन्होंने सी जीएसटी और एस जीएसटी पूछा है। तो ये जो जीएसटी है इसके दो पार्ट्स हो गए, देयरफॉर सी जीएसटी विल बी 61.60 टोटल जीएसटी। उसको डिवाइड बाय टू अगर करेंगे, उसको अगर हम लोग डिवाइड बाय टू करेंगे तो हमको मिलेगा सी जीएसटी। तो दिस विल बी 30.80 रुपीज। सेम वेज एस जीएसटी भी कितना होगा, सेम कैलकुलेशन, 61.60 डिवाइडेड बाय टू। टोटल जीएसटी के दो पार्ट्स हो गए, इक्वल इक्वल, एक होगा सी एक होगा एस। तो ये होगा 30.80 रुपीज अगेन। देयरफॉर सी जीएसटी आ गया 30.8, एस जीएसटी आ गया 30.8, और टैक्सेबल वैल्यू कितना आया, 220। क्वेश्चन में जो जो निकालना था सब कैलकुलेट कर लिया हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, अ कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सन्स, ए बी सी डी एंड ई विद सर्टेन डिस्काउंट्स। तो एक मैकेनिक है, वो अलग अलग लोगों को सर्विस दे रहा है, उस सर्विस के बदले पैसे ले रहा है। अब उन्होंने यहाँ पे अलग अलग पर्सन का अलग अलग प्राइस दिया है और डिस्काउंट दिया है। तो पर्सन ए को उसने 5500 रुपीज का सर्विस दिया, बट उसमें डिस्काउंट कितना दिया, 30 रुपीज नहीं, 30%। वैसे ही बी का प्राइस, सी का प्राइस, डी का प्राइस, ई का प्राइस, और सबके रिस्पेक्टेड डिस्काउंट्स दे दिए। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड द टोटल मनी इंक्लूडिंग जीएसटी रिसीव्ड बाय द मैकेनिक। मैकेनिक को टोटल कितना पैसा मिला हमको ये निकालना है। अब लेट अस से मैकेनिक ने किसी को एक सर्विस दी है 400 रुपीज, मान लो किसी को सर्विस दी है 400 रुपीज, उसमें उसने मान लो 30% का डिस्काउंट दे दिया है। तो 100 - 30% करोगे तो 70 रुपीज बचेगा। तो मैकेनिक को कितना पैसा मिलना चाहिए, सिर्फ 70 रुपीज। बट मैकेनिक को इसके साथ साथ जीएसटी भी मिलेगा, क्योंकि वो जिसको भी सर्विस देगा वो सर्विस के तो पैसे देगा, साथ में जीएसटी भी देगा। हमको क्या निकालना है, टोटल मनी रिसीव बाय द मैकेनिक इंक्लूडिंग जीएसटी। तो मान लो जीएसटी इसमें अभी आ गया, एग्जाम्पल ले लो 10 रुपया, ऐसे ही ले लो एग्जाम्पल 10 रुपये। तो मैकेनिक को टोटल कितना पैसा मिलेगा, 80 रुपीज। तो हमें कैलकुलेशन कैसा करना है, जो भी सर्विस दिया है उसमें से पहले डिस्काउंट हटाओ, क्योंकि डिस्काउंट हटाने के बाद तुमको क्या मिलेगा, टैक्सेबल वैल्यू। फिर टैक्सेबल वैल्यू में जीएसटी ऐड करोगे तो तुमको मिलेगा कि टोटल कितना पैसा मैकेनिक को मिलेगा।
तो इसी एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करते हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन है, जब टेबल के फॉर्मेट में डेटा दिया है, तो हम लोग आंसर भी टेबल के फॉर्मेट में बनेंगे। अब देखो टेबल में पहले तो समझ लो कितने अलग अलग कॉलम्स बनेंगे। सबसे पहले कितने लोगों को सर्विस दी, 5 लोगों को। तो सबसे पहला कॉलम बनेगा पर्सन, कि किसको सर्विस दी, ABCDE। जो पर्सन को सर्विस दी है, उस सर्विस का कॉस्ट कितना है वो लिखेंगे। फिर डिस्काउंट कितना परसेंट है वो लिखेंगे। उसके बाद डिस्काउंट हटाने के बाद जो प्राइस बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस। तो अगला कॉलम होगा डिस्काउंटेड प्राइस का। हमने देखा था वो डिस्काउंट वाले कैलकुलेशन में, अलग से डिस्काउंट निकालो फिर डिस्काउंट माइनस करो, वो सब करने की जरूरत नहीं। अगर 30% का डिस्काउंट है, तो 100 में से 30% गया, बचा कितना, 70%। तो कॉस्ट का 70% लो, तुमको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा। दिस डिस्काउंटेड प्राइस इज नथिंग बट टैक्सेबल वैल्यू। फिर अगला कॉलम हम लोग बनाएंगे GST का, कि वो जो कॉस्ट है उसके ऊपर GST कितना ऐड होगा। फिर फाइनली हम लोग एक लास्ट कॉलम बनाएंगे, इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू क्या होता है, ये जो टैक्सेबल वैल्यू आने वाला है, इसके ऊपर GST जब ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इनवॉइस वैल्यू। तो ऐसे हम लोग हर एक पर्सन के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। चलो सबसे पहले पर्सन ए की बात करते हैं। पर्सन ए के रिस्पेक्ट में कॉस्ट ऑफ सर्विस कितना था, 5500 रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट लिखेंगे 5500। पर्सन ए को डिस्काउंट कितना परसेंट मिल रहा था, 30%। तो यहाँ पे डिस्काउंट आएगा 30%। तो अगर 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना बचेगा, 70%। 30% का अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो टैक्सेबल वैल्यू मतलब डिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा, 70%। तो डिस्काउंटेड प्राइस का कैलकुलेशन हम लोग कैसे दिखाएंगे, 70% ऑफ 5500। तो यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस अगर मैं लिखने जाऊँ, तो रफ में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 70% ऑफ 5500। तो 70/100 इंटू 5500। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 7 × 5 35, 3 कैरी। तो ये होगा 3850। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्काउंट प्राइस आएगा, मतलब टैक्सेबल वैल्यू आएगा 3850 रुपीज। अब इसमें हम लोग एक और चीज ऐसे कर सकते हैं, पहले सबकी टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेते हैं। GST वगैरह बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले सबका टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बात करते हैं पर्सन बी की। पर्सन बी के केस में सर्विस का कॉस्ट कितना है, 6250, और डिस्काउंट कितना है, 40%। तो कॉस्ट में लिख दो 6250, डिस्काउंट में आएगा 40%। तो 40% का अगर डिस्काउंट दिया है, तो 100 - 40% कितना बचेगा, 60% ऑफ 6250। तो 60% ऑफ 6250 अगर तुम रफ में कैलकुलेट करोगे, दिस विल गिव यू 6 5 30, 03 कैरी 153750 रुपीज। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना आएगा, 3750। ऐसे कुछ नहीं करना है अभी, सबके लिए टेबल कंप्लीट करना है, हर एक पर्सन के लिए ऐसे टेबल कंप्लीट करो। C के लिए, D के लिए, E के लिए, सबके लिए टेबल कंप्लीट करो। तो अगर तुम टेबल कंप्लीट करोगे, तो तुमको पता चलेगा कि हर एक के केस में इंडिविजुअली हमने टैक्सेबल वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट कर दिया है, बराबर। एक बार वैल्यूज खुद कैलकुलेट कर लो, वैल्यूज चेक कर लो। अब एकदम सिंपल है, हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है, कि टोटल ये जो
मैकेनिक है, इसको टोटल कितना पैसा मिलेगा? ये अगर 3850 का सर्विस दे रहा है ए को, तो वो ए से 3850 तो लेगा ही लेगा, प्लस उसके अलावा क्या लेगा? जीएसटी भी लेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल जीएसटी कैलकुलेट ना करते हुए, इंडिविजुअल जीएसटी कैलकुलेट ना करते हुए, ये जो टैक्सेबल वैल्यू आया है तुम्हारे, ये जो टैक्सेबल वैल्यू के अमाउंट्स आए हैं, इन सब का एक बार एडिशन करो, इन सब का एडिशन करो। मतलब 3850 प्लस 3750 प्लस 3360 प्लस 5760 और प्लस 2100। तो इन सब का एडिशन एक बार रफ में कर लेते हैं। पहला है 3850, दूसरा है 3750, थर्ड इज 3360, फिर 5760 एंड लास्ट में 2100 है। तो इन सब का एडिशन अगर करोगे, 6 12 17 22, टू कैरी फॉरवर्ड, 10 13 28, टू कैरी फॉरवर्ड 9 12 15 18, तो फाइनल आंसर आएगा 18,820 रुपीज। तो इसका टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना है? रुपीज 18,820। अब यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअली हर एक का जीएसटी कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि क्या होने वाला है, जीएसटी का रेट हर एक प्रोडक्ट पे सेम है कि अलग अलग है? पूरे क्वेश्चन के लिए उन्होंने एक ही जीएसटी का रेट दिया है, विच इज 18%। मतलब हर एक पे 18% कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली इंडिविजुअली हर एक पे 18% कैलकुलेट करने की जगह पे, अगर डायरेक्टली हम लोग टोटल पे 18% कैलकुलेट कर देंगे, मतलब 18,820, ये जो टोटल आया है, डायरेक्टली इसके ऊपर अगर हम लोग 18% कैलकुलेट करेंगे, वो सिंपल हो जाएगा। हर एक का 18% कैलकुलेट करो, उससे बेटर सबको ऐड करके एक साथ 18% ले लो। तो आखिरी के दो कॉलम्स एक्चुअली नहीं बनाए तो भी चलेगा। ये क्वेश्चन में नहीं बनाया तो चलेगा, क्यों? क्योंकि हर एक का जीएसटी का रेट इक्वल है। बट अगर मान लो किसी क्वेश्चन में हर एक प्रोडक्ट का जीएसटी का रेट अलग अलग है, मतलब किसी का 18% है, किसी का 28% है, किसी का 5% है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली टोटल के ऊपर कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि सबका अलग अलग है। तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, इसका अगर 18% है तो इस पे 18% कैलकुलेट अलग से करते थे, इसका अगर 28% है तो इस पे 28% अलग से कैलकुलेट करते थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सबका ही 18% है, तो सबका एडिशन ले लो, पूरा टैक्सेबल वैल्यू एक साथ निकालो, और पूरे टैक्सेबल वैल्यू पे अभी 18% कैलकुलेट करो। देयरफॉर, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इनवॉइस वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो जीएसटी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जीएसटी कितना होगा, 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, और टैक्सेबल वैल्यू कितना था, 18,820 रुपीज। तो ये होगा 18/100 इंटू 18820। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 1882 से, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे। तो 1882 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 2 जा 36, 3 कैरी, 18 8 जा 144 प्लस 3 147, 14 कैरी, 18 8 जा 144, 144 प्लस 14 158, 15 कैरी, 18 1 जा 18 प्लस 15 33। बट नीचे डिवाइड बाय 10 था। अगर डिवाइड बाय 10 है यहाँ पे, अगर यहाँ पे डिवाइड बाय 10 है, तो डिवाइड बाय 10 के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक के पहले डेसिमल लगाना है, एक डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3387.6। तो यहाँ पे जीएसटी कितना होगा, रुपीज 3387.6। तो टैक्सेबल वैल्यू आ गया, टैक्सेबल वैल्यू भी आ गया 18820, और जीएसटी भी आ गया। अब दोनों को ऐड करोगे तो तुमको इनवॉइस वैल्यू मिलेगा। देयरफॉर इनवॉइस वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू 18,820 प्लस 3387.6। तो दिस विल बी 7 10 12 2207.60 रुपीस। तो इतना पैसा टोटल मैकेनिक को मिलेगा। मैकेनिक को टोटल कितना पैसा मिलेगा, 22,207.60 रुपीस। जो भी टैक्सेबल वैल्यू वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसके साथ साथ जीएसटी भी मिलेगा, तो इतना पैसा टोटल मिलेगा मैकेनिक को।
तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होना चाहिए। अब ध्यान देना ये क्वेश्चन में, बिकॉज सारे प्रोडक्ट्स पे मतलब सारे पर्सन के लिए जीएसटी का रेट 18% था, इसलिए हमने डायरेक्टली एक सिंगल टैक्सेबल वैल्यू निकाला और उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट किया। बट अगर किसी क्वेश्चन में हर एक का जीएसटी रेट अलग अलग है, तो ये जो टेबल के अगले दो कॉलम है फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि सबका जीएसटी अलग अलग निकालो और फिर सबका इनवॉइस वैल्यू अलग अलग निकालो। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन। सबका प्राइस दे दिया है, एमआरपी मतलब प्राइस, फिर सबका डिस्काउंट का परसेंटेज दे दिया है, और सबका जीएसटी का परसेंटेज अलग अलग है। यहाँ पे जीएसटी का रेट सबका अलग है, तो इस बार हम लोग को जीएसटी सबका अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि टैक्सेबल वैल्यू निकाला और टैक्सेबल वैल्यू पे डायरेक्टली जीएसटी कैलकुलेट किया, क्योंकि सबका अलग अलग जीएसटी का रेट है। बट एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो जीएसटी का रेट है दिस इज सी जीएसटी का परसेंटेज, बराबर। जितना परसेंटेज सी जीएसटी का होगा, क्या उतना ही परसेंटेज एसजीएसटी का भी होना चाहिए? क्योंकि जीएसटी का आधा करते हो तो सी आता है, उसी का आधा पार्ट क्या आता है, एस आता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करते वक्त टेबल में सीजीएसटी का कॉलम अलग से बनाना पड़ेगा, एसजीएसटी का कॉलम अलग से बनाना पड़ेगा। दोनों 6% 6% हो गए। जैसे पहले प्रोडक्ट के लिए दोनों 6% 6% हो गए, फिर दूसरे प्रोडक्ट के लिए सीजीएसटी एसजीएसटी 9% 9% अलग अलग होगा, फिर 14% 14% अलग, और लास्ट में 2.5% 2.5% अलग। तो चलो पहले तो टेबल बना लेते हैं। पहला कॉलम होगा एमआरपी का, दूसरा कॉलम होगा डिस्काउंट, तीसरा कॉलम होगा डिस्काउंटेड प्राइस का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद आएगा सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी। क्या आएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अच्छा क्वेश्चन में वैसे निकालना क्या है, पहले एक बार देख लेते हैं। फाइंड दी अमाउंट ऑफ बिल, तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल निकालना है वापस। अमाउंट ऑफ बिल मतलब क्या, इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस का मतलब क्या होता है, बिल। तो इनवॉइस वैल्यू निकालना है, तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू में दोनों टाइप की जीएसटी ऐड करोगे तो तुमको मिलेगा अमाउंट ऑफ बिल। फटाफट, एमआरपी कितना है, 12,000, 15,000, 9,500 और 18,000। पहला एमआरपी 12,000, फिर 15,000 है, फिर 9,500 है, और लास्ट में कितना था, 18,000। फिर सबके डिस्काउंट के लो फटाफट। 30%, 20%, 30%, 40%। 30%, 20%, 40% एंड देन 30%। ये हो गए सबके डिस्काउंट। सब मैंने उल्टा लिख दिया, 30 20 30 40 है। थर्ड वाले का 30% है, फोर्थ वाले का 40% है। तो फटाफट से सबके टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर पहले केस में 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा, 70%। 100 में से 30% गया, बचा कितना, 70%। तो डिस्काउंटेड प्राइस या टैक्सेबल वैल्यू विल बी 70% ऑफ 12,000। यहाँ पे आएगा 20% का डिस्काउंट है, मतलब 80% ऑफ 15,000।
यहाँ पे 30% का डिस्काउंट है वापस, तो 70% ऑफ 9,500। और लास्ट में 40% का डिस्काउंट है, तो ये हो जाएगा 60% ऑफ 18,000। तो सबका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अगर 70% ऑफ 12,000 करोगे, दिस विल बी 8,400 रुपीज। उसके बाद 80% ऑफ 15,000 करोगे तो ये हो जाएगा 12,000 रुपीज। फिर 70% अगर यहाँ पे करने जाओगे तो 7 5 35, 3 कैरी, तो ये होगा 6,650 रुपीज। एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहो। और लास्ट में 60% ऑफ 18,000 करोगे तो ये होगा 10,800 रुपीज। नहीं नहीं, नहीं नहीं, बोलो ना। एक मिनट पॉज करो। वंस यू हैव कैलकुलेटेड ऑल द टैक्सेबल वैल्यूज, अब इसके ऊपर हम लोग CGST और SGST कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में CGST कितना है? 6%। तो SGST भी कितना होगा? 6%। तो यहाँ पे हम लोग जब कैलकुलेशन दिखाएंगे CGST का, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 6% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 8,400। तो 6% ऑफ 8,400। तो 8,400 का 6% अगर तुम कैलकुलेट करोगे, दिस विल गिव यू 6 4 जा 24, 2 कैरी, तो 504 रुपीज। जितना CGST आएगा उतना ही SGST आएगा, तो SGST भी कितना होगा डायरेक्टली? 504 रुपीज। सेकेंड, 80%, सॉरी, सेकेंड केस में GST का रेट कितना है? 9%। तो 9% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, तो यहां पे आएगा 9% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 12,000। तो 9% ऑफ 12,000, दिस विल गिव यू 1080 रुपीज। 9% ऑफ 12,000 करोगे तो दिस विल गिव यू 1080 रुपीज। तो जितना CGST उतना ही SGST। सो 1080 रुपीज। हाँ, 12। नेक्स्ट इसमें 14% है, तो यहाँ पे हम लोग 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू करेंगे, तो दिस विल बी 14% ऑफ 6,650। तो रफ में 6,650 का 14% कैलकुलेट करोगे, 14% ऑफ 6,650, जीरो से जीरो कैंसिल। 14 5 जा 77, फिर 14 6 जा 84 + 7 91, 9 कैरी। 14 6 जा 84 + 9 93। तो ये हो जाएगा 9310, बट डिवाइड बाय 10 था तो डेसिमल लगेगा, तो एक्चुअल में 931 आएगा। तो दिस विल बी 931 रुपीज। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 931 रुपीज। और लास्ट में 2.5% है, तो लास्ट केस में क्या होगा? 2.5% ऑफ 10,800। तो हम लोग 2.5% कैलकुलेट करेंगे 10,800 का, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10,800। तो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 25 इंटू 8 करोगे तो 200 होगा। जीरो, 20 कैरी, फिर 25, ये भी जीरो होगा, तो दिस विल गिव यू 270 रुपीज। तो लास्ट केस में हम लोग GST लिखेंगे 270 रुपीज। तो SGST भी कितना आएगा? 270 रुपीज। अब हमें क्या करना है? टोटल वैल्यू ऑफ बिल निकालना है। टोटल वैल्यू ऑफ बिल का कैलकुलेशन कैसे होता है? टैक्सेबल वैल्यू प्लस द GST अमाउंट, मतलब CGST भी और SGST भी। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है? टैक्सेबल वैल्यू का टोटल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर CGST का टोटल लिखेंगे, फिर SGST का। तो टैक्सेबल वैल्यू के टोटल में हम लोग 8,400 प्लस 12,000 प्लस 6,650 प्लस 10,800। सो 8,400 प्लस 12,000 प्लस 6,650 और एंड में 10,800, इन सबको ऐड करेंगे।
तो ये हो जाएगा 0, 5, 18, 1 कैरी, 27,850। 27 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। देन 5, 8 + 6 14, 14 + 4 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 + 2 11, 11 + 6 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 35,850। सो 35,850 रुपीज, ये आ गया टैक्सेबल वैल्यू। वैसे ही अभी CGST का टोटल लो, 504, 1080, 931 और 270। 504, 1080, 931 और लास्ट में 270 रुपीज। तो इन सब का एडिशन करोगे यहाँ पे 5, 18, 1 कैरी, 17, 1 कैरी, तो ये आएगा 2785 रुपीज। तो दिस विल बी 2785 रुपीज। तो नेचुरली SGST भी कितना होगा? 2785 रुपीज। एक बार सारे कैलकुलेशंस वेरीफाई कर लो। एक वैल्यू सिर्फ ये वाला वैल्यू आई थिंक 37,850 होना चाहिए। तो टैक्सेबल वैल्यू आ गया 37,850, CGST आ गया, SGST आ गया। अब अगर हमें टोटल बिल अमाउंट निकालना है, तो फाइनली हमारा टोटल आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? टोटल बिल इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST प्लस SGST। तो टैक्सेबल वैल्यू आया था 37,850 प्लस CGST कितना था? 2785 प्लस SGST कितना था? 2785। तो इसको ऐड करोगे, 5 + 5 10, 1 कैरी 16 17 + 5 22, 2 कैरी 10 17 24, 2 कैरी 9 11 13, 1 कैरी, दिस शुड बी 43,240 रुपीज। देयरफॉर ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो टोटल बिल हमें निकालना था, तो टोटल बिल कितना क्या आ गया? 43,420 रुपीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? A, B and C are three traders belonging to three different streets. Trader E sells some goods to Trader B for rupees 500, and Trader B sells the same goods to Trader C at a profit of rupees 200. If the rate of GST is 12%, calculate the tax liability on Trader B. सबसे पहले तो डिफरेंट स्टेट्स वाले क्वेश्चन हमारे इसमें है नहीं, डिफरेंट स्टेट्स नहीं, हमारे इसमें सेम स्टेट वाला है। तो ये डिफरेंट वर्ड की जगह पे पहले तो सेम कर दो, क्योंकि IGST वाला सिलेबस में नहीं है। अब क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है। ए प्रोडक्ट किसको दे रहा है? बी को। बी प्रोडक्ट किसको दे रहा है? सी को। हमें क्या करना है? कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ ट्रेडर बी। मतलब बी गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। जब मैंने शुरुआत में एग्जांपल लिया था, मैंने क्या बोला था? अगर 3 लोग हैं, तो बीच वाले पर्सन का अगर तुम्हें टैक्स निकालना है कि वो गवर्नमेंट को कितना देगा, एकदम सिंपल है। GST ऑन सेल्स माइनस GST ऑन परचेजेस। तो बी ने जितना सेल किया है उसके ऊपर GST कैलकुलेट करो, माइनस बी ने जब परचेज किया था उसके ऊपर का GST कैलकुलेट करो। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो विल गेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ट्रेडर बी। मतलब बी को GST कितना पे करना है वो। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन कैसा है वो देख लेते हैं। पहला जो ट्रांजैक्शन है, ट्रेडर ए सेल्स सम गुड्स टू ट्रेडर बी फॉर रुपीज 500। अब ए ने बी को गुड्स दिए फॉर रुपीज 500। तो सबसे पहले परचेस ट्रांजैक्शन फॉर बी। तो बी ने पहले ए से गुड्स खरीदे, तो हम लोग क्या करेंगे? बी का परचेस ट्रांजैक्शन नोट करेंगे। तो बी जब गुड्स खरीद रहा है, तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना है गुड्स का? रुपीज 500। एक चीज का ध्यान देना, क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दिया है 500 रुपीज, हमेशा अज्यूम करना है कि उसमें अभी तक GST ऐड नहीं हुआ है। अगर क्वेश्चन में बोला है
अगर क्वेश्चन में ऐसे बोला है 500 और ब्रैकेट में बोला था इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो ठीक है, फिर हम लोग बोलते हैं कि 500 में जीएसटी ऑलरेडी एडेड है। बट यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं बोला है तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो 500 रुपीज है इसमें अभी तक जीएसटी ऐड नहीं हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी का रेट कितना है, 12%। तो अब हम लोग जीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे। तो जीएसटी ऑन परचेज, जीएसटी ऑन परचेज। तो बी जब गुड्स खरीद रहा है 500 रुपए में, तो उसके ऊपर वो कितना जीएसटी पे कर रहा है ये कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 12% ऑफ 500। 500 का 12% अगर करोगे, दिस विल गिव यू रुपीज 60। तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया कि बी जब गुड्स परचेस कर रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी कितना आ गया, इसको बोल दो इक्वेशन 1। अब अगला लेते हैं, सेल ट्रांजैक्शन, सेल्स ट्रांजैक्शन फॉर बी, सेल्स ट्रांजैक्शन फॉर बी। तो बी जब आगे प्रोडक्ट बेच रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने आगे, एंड ट्रेडर बी सेल्स द सेम गुड्स टू ट्रेडर सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 200, प्रॉफिट ऑफ 200। खरीदा कितने में था, 500। बेचते वक्त उसको 200 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 700 रुपए में बेचेगा। तो वाइल सेलिंग द प्रोडक्ट वो कितने में करेगा, 500 प्लस 200, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 700। तो सेल्स ट्रांजैक्शन के टाइम पे मैं टैक्सेबल वैल्यू या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना लेना चाहिए हमने, सो टैक्सेबल वैल्यू will be रुपीज 500 प्लस द प्रॉफिट विच इज रुपीज 200। मतलब वो कितने में बेचेगा, 700 रुपीज में। तो सेल्स के टाइम पे अगर मुझे जीएसटी कैलकुलेट करना है, जीएसटी ऑन सेल्स, अगर मुझे जीएसटी ऑन सेल्स कैलकुलेट करना है, तो दैट विल बी 12% ऑफ रुपीज 700। 12% ऑफ रुपीज 700, दिस विल गिव यू रुपीज 840। इसको बोल दो इक्वेशन 2। तो बी के लिए जीएसटी ऑन सेल्स हमने कैलकुलेट कर लिया, बी के लिए जीएसटी ऑन परचेज भी हमने कैलकुलेट कर दिया। ये 840 नहीं, सॉरी 84 होना चाहिए, दिस शुड बी 84 रुपीज। तो हमने बी का जीएसटी ऑन सेल्स भी कैलकुलेट कर लिया, जीएसटी ऑन परचेज भी कैलकुलेट कर लिया। देयरफॉर टैक्स लायबिलिटी ऑफ ट्रेडर बी, बी का टैक्स लायबिलिटी मतलब बेसिकली टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट बाय बी। तो हम लोग गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जीएसटी ऑन सेल्स माइनस जीएसटी ऑन परचेजेस। सेल्स पे जीएसटी कितना है, 84 रुपीज, माइनस परचेज पे जीएसटी कितना था, 60 रुपीज। तो डिफरेंस कितना आ गया, 24 रुपीज। दैट मीन्स ट्रेडर बी का लायबिलिटी कितना है, मतलब ट्रेडर बी गवर्नमेंट को कितना देगा, ओनली 24 रुपीज ऑफ जीएसटी। मैंने बोला था इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है। ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते थे, जीएसटी ऑन प्रॉफिट। अगर तुम प्रॉफिट के ऊपर जीएसटी निकालते तो भी तुम्हारा आंसर आता। बी को प्रॉफिट कितना हुआ, 200 रुपया। तो 200 रुपए पे जीएसटी मतलब 200 रुपए पे अगर 12% कैलकुलेट करोगे तो वो भी कितना आएगा, 24 रुपीज। बट ये तरीके से बेटर है ये वाला तरीका, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा क्लियर सॉल्यूशन आता है, तो यही वाला फॉलो करना है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अशरफ वेंट टू सी अ मूवी, ही wanted to purchase a movie ticket for रुपीज 80। उसको टिकट कितने में खरीदना था, 80 में। As the ticket for रुपीज 80 was not available, he purchased a ticket for रुपीज 120 of upper class। 80 रुपए का टिकट नहीं था तो उसको दूसरा टिकट खरीदना पड़ा, और दूसरा टिकट कितने का मिला उसको, 120 रुपीज अपर क्लास का। हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी डिड ही पे फॉर द टिकट। कितना जीएसटी पे किया है वो नहीं पूछा है, एक्स्ट्रा कितना पे किया उन्होंने वो पूछा है। लॉजिकली सोचो, वो पहले कितने रुपीस का टिकट खरीद रहा था, 80 रुपीस का। तो पहले उसको 80 रुपीस पे कुछ तो जीएसटी लगता, बट 80 रुपीस का टिकट मिला क्या उसको, नहीं। उसको टिकट कितने का खरीदना पड़ा, 120 रुपीस का। तो जीएसटी उसको 120 रुपीस पे लगा, मतलब उसको ज्यादा जीएसटी पे करना पड़ा होगा। तो कितना ज्यादा मतलब कितना एक्स्ट्रा जीएसटी पे करना है, सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। अब ब्रैकेट में उन्होंने क्या बोला है, जीएसटी फॉर अ टिकट बिलो रुपीज 100 इज 18%।
तो 100 रुपए के नीचे का अगर टिकट है तो उसका जीएसटी कितना है? 18%। एंड जीएसटी फॉर अ टिकट अबव रुपीज 100 इज 28%। तो 100 रुपए के ऊपर अगर टिकट है तो उसका जीएसटी कितना है? 28%। देखो, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जीएसटी फॉर 80 रुपीज टिकट। अगर टिकट 80 रुपीज का होता तो जीएसटी कितना लगता चेक करते हैं। तो इसमें टैक्सेबल वैल्यू विल बी रुपीज 80। देन जीएसटी का रेट विल बी 18%, क्योंकि 100 रुपए के अगर नीचे टिकट है तो जीएसटी का रेट कितना है? 18%। तो यहाँ पे जीएसटी कितना होगा? सो जीएसटी विल बी 18% ऑफ 80 रुपीज। तो ये आ जाएगा रुपीज 14.4। तो अगर 80 रुपीज का टिकट खरीदता वो, तो उसको सिर्फ 14.4 का जीएसटी लगता। बट उसने टिकट खरीदा कितने का? 120 का। तो अब हम लोग करेंगे जीएसटी ऑन रुपीज 120 टिकट, कि 120 रुपए का जो उसने टिकट खरीदा उसके ऊपर जीएसटी कितना लगा है चेक करते हैं। तो इस केस में टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा? रुपीज 120, क्योंकि टिकट का प्राइस कितना है? 120। फिर जीएसटी का रेट कितना होगा? 28%। जीएसटी का रेट कितना है? 28%। देयरफॉर जीएसटी अगर कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 28% ऑफ 120। 28% ऑफ 120। तो ये हो जाएगा 12 8 जा 96, 9 कैरी, तो 33.6 रुपीज कुछ आना चाहिए। कैलकुलेशन एक बार वेरीफाई कर लेना। 12 8 जा 96, 9 कैरी, 33.6 रुपीज। मतलब 80 रुपीज का टिकट खरीदता तो उसका सिर्फ 14.4 का जीएसटी लगता। बट 120 रुपीज का टिकट खरीदने पे उसको जीएसटी ज्यादा लग गया, तो 33.6 लग गया। तो उन्होंने वही पूछा है कि एक्स्ट्रा कितना जीएसटी पे किया। तो एक्स्ट्रा जीएसटी इज इक्वल टू 33.6 उसको पे करना पड़ा। बट अगर 80 रुपीज का टिकट होता तो उसको सिर्फ 14.4 पे करना पड़ता। तो जो भी डिफरेंस है वो तुम्हारा एक्स्ट्रा जीएसटी हो जाएगा। तो 6 - 4 2, 33 - 14 करोगे तो दिस विल बी 19.2 रुपीज। बराबर। तो उसको एक्स्ट्रा कितना जीएसटी पे करना पड़ा? 19.2 रुपीज। चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7। अ शॉपकीपर sells an EC to Miss Alka for rupees 31,200, फॉर रुपीज 31,200 इंक्लूडिंग जीएसटी। ध्यान देना, ये क्या है? इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब 31,200 में जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी करने के बाद 31,200 है, एट द रेट ऑफ 28%। तो जीएसटी का रेट 28% है। इफ द शॉपकीपर एंड मिस अलका बोथ आर फ्रॉम द सेम सिटी, फाइंड फॉर द शॉपकीपर टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी हमको कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे ये जो 31,200 है, पहले तो आइडेंटिफाई करो ये टैक्सेबल वैल्यू है कि इनवॉइस वैल्यू है। इनवॉइस वैल्यू, क्योंकि इसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मतलब जीएसटी ऐड हो चुका है। टैक्सेबल वैल्यू में जीएसटी जब ऐड होता है तो ये क्या होता है? दिस इज इनवॉइस वैल्यू। तो इनवॉइस वैल्यू दे दिया है और जीएसटी का रेट दिया है। हमें क्या क्या निकालना है? टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू तो हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले कंसिडर टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 1। टैक्सेबल वैल्यू कितना कंसिडर किया हमने? रुपीज 1। जीएसटी का रेट कितना है? 28%। जीएसटी का रेट क्वेश्चन में कितना दिया था उन्होंने? 28%। तो अगर मुझे जीएसटी कैलकुलेट करना है तो जीएसटी कितना आएगा? 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, और टैक्सेबल वैल्यू कितना है? एक्स। तो ये हो जाएगा 28x अपॉन 100। ये आ जाएगा तुम्हारा जीएसटी। अब
एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा ऑलरेडी कर चुके हैं, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी अगर करोगे तो इनवॉइस वैल्यू आना चाहिए। मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू कैसे होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस उसमें जीएसटी। तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, इनवॉइस वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस द जीएसटी। अब इनवॉइस वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया था उन्होंने, 31,200 रुपीज। टैक्सेबल वैल्यू कितना है, एक्स, और जीएसटी कितना है, 28x अपॉन 100। 31,200 वैसे ही रहेगा। राइट साइड में क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 100 इंटू एक्स, 100x, प्लस 1 इंटू 28x, 28x डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाएगा 31,200 इक्वल टू 100 प्लस 28x, दिस विल गिव यू 128x अपॉन 100। 100 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 31,200 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 128 यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड बाय 128 विल गिव यू एक्स। 100 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, 128 यहाँ जाके डिवाइड हो गया। देयरफॉर 31,200 को ट्राई करते हैं 128 से डिवाइड करना। 31,200 डिवाइडेड बाय 128, दोनों 4 से या 8 से डिविजिबल है, तो ट्राई करते हैं 8 से डिवाइड करने का। तो 8 इंटू 1, फिर 8 इंटू 16, यहाँ पे 8 इंटू 3 24, 7 बचेगा, 72 होगा, तो ये होगा 3900। वापस दोनों को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 9 36, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 इंटू 7, फिर ये होगा 975। तो 4 इंटू 2 8, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 1 कैरी फॉरवर्ड, 243.75। तो यहाँ पे क्या आएगा, 243.75 मल्टीप्लाई बाय 100 वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू एक्स। अब अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो डेसिमल 2 से शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24,375 रुपीज। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या था, टैक्सेबल वैल्यू। देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया, 24,375 रुपीज। अब अगर इनवॉइस वैल्यू में से टैक्सेबल वैल्यू माइनस करोगे तो क्या जीएसटी आ जाएगा, क्योंकि इनवॉइस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस द जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो इनवॉइस वैल्यू में से टैक्सेबल वैल्यू अगर माइनस करोगे तो क्या तुमको जीएसटी का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर जीएसटी इज इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू माइनस द टैक्सेबल वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू कितना था, 31,200, माइनस टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 24,375। इन दोनों को अगर माइनस करोगे, 10 - 5, फिर 9 - 7 2, 11 - 3 8, ये हो जाएगा 6825 रुपीज। दिस विल बी दी जीएसटी अमाउंट। तो हमने दो आंसर तो निकाल दिए, जीएसटी निकाल दिया 6825, टैक्सेबल वैल्यू निकाल दिया 24375। इसके अलावा हमें सीजीएसटी और एचडीएसटी भी निकालना है। सी और एस कैसे निकालते हैं, जो भी जीएसटी उसको आधा आधा कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा सीजीएसटी 6825 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 3412.5। सेम कैलकुलेशन एसजीएसटी का, तो एसजीएसटी भी क्या होगा, 3412.5। तो तीनों पार्ट्स के आंसर आ गए। पहला निकालना था जीएसटी, तो जीएसटी आ गया 6825। फिर निकालना था टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू आ गया 24,375। फिर निकालना था सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो वो आ गया 3412.5, 3412.5। चलो, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलो, अब बाकी के जो क्वेश्चंस है मैं अगले लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। तो अभी तुमको क्या करना है, पूरा ये लेक्चर होने के बाद एक बार सारे क्वेश्चंस खुद से वापस एक बार रिवाइज करना है। फिर अगला लेक्चर जब जब देखोगे, मतलब अगले लेक्चर में हम लोग ये बाकी के 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे। फिर उसके बाद मैं वापस, जैसे मैंने बैंकिंग का वर्कशीट ग्रुप पे भेजा हुआ है, वैसे मैं जीएसटी का एक वर्कशीट भेजूंगा।
वो तुमको सॉल्व करना है। तो ये रिवीजन लेक्चर किसके लिए, ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए। फिर वो प्रैक्टिस से कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर मैं जो वर्कशीट भेजूंगा वो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। ये वर्कशीट नहीं, ये वर्कशीट तो करना ही मेरे साथ साथ लेक्चर देखते देखते सॉल्व। उसके अलावा एक बार ये सॉल्व होने के बाद मैं एक और नया वर्कशीट भेजूंगा, उसमें नए क्वेश्चंस हो गए, वो तुमको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे।